इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने इनडायरेक्ट स्पीच के जो नियम है वो हमने समझने का प्रयत्न किया। 7 तरह के जो सेंटेंस है उसमें 5 प्रकार के अलग अलग बदल होते हैं। वो कौन कौन से बदल है वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया। अभी इस पार्ट में हम असर्टिव सेंटेंस और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट कैसे करना वो हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस का। ही सेड टू मी आई हैव अ गुड आइडिया। असर्टिव सेंटेंस मतलब पहले याद कर लेंगे फिर से। असर्टिव मतलब एफर्मेटिव है नेगेटिव, हकार और नकार ये दोनों वाक्य मिलके असर्टिव बनते हैं। तो इसमें ये जो पहला दिया हुआ है ही सेड टू मी आई हैव अ गुड आइडिया, तो आई हैव अ गुड आइडिया इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। अभी किस तरह से उनका इनडायरेक्ट बनता है, तो पहला चेंज सेड टू का हमने टोल्ड लिखा है तो वाक्य बन गया ही टोल्ड मी। दूसरा कंजक्शन में चेंज तो दैट लिख दिया, तो दो बदल तो वाक्य शुरू हुआ उनके पहले ही हो गया। अभी तीसरा बदल तो सर्वनाम में बदल है, ही लिख दिया। अभी ही क्यों लिखा, तो फिर से वह नियम याद करेंगे सर्वनाम का। तो सर्वनाम का नियम 2 लाइन में हम याद रख सकते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मतलब कि आई मी माई सेल्फ ऐसा, वी अवर अवर सेल्स ऐसे, तो वो जो स्पीकर है मतलब कि यहाँ ही है उस तरह से बदलेंगे। और अगर सेकंड पर्सन यू योर योर सेल्फ ऐसा कुछ है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो जो लिसनर है उसके हिसाब से बदलेंगे। तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह जो सब्जेक्ट है आई है तो वो बदलेगा स्पीकर की तरह, तो स्पीकर है ही, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है ही। दूसरा बदल हैव तो उसका हेड लिख दिया है, वो भी फिर से याद करेंगे। तो वर्ब में कैसे चेंज होता है, तो हमने लिखा था एम इज आर हो तो वॉज वर हो तो हैड बीन, फिर हैव हैज तो हैड, विल सेल हो तो वुड। बराबर। इसमें यह भी याद रखना है कि विल सेल का वुड ऐसे कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। बराबर। और बाद में हमने जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के वर्ब्स थे वो हमने बताए थे। V1 प्ले हो तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड है तो हैड प्लेड। V1 का V2, V2 का हैड V3। ऐसे डू नॉट प्ले डस नॉट प्ले तो डिड नॉट प्ले, एंड डिड नॉट प्ले तो हैड नॉट प्लेड। ये हो जाएगा, ये हमने चार्ट में समझा था। वो चार्ट हमें याद रखना है, तभी हम यहाँ सभी प्रकार के वाक्य बना सकेंगे। तो हैव का हमने बना दिया हैड, अ गुड आइडिया, उसमें कुछ बदल नहीं है तो वाक्य बन गया ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ गुड आइडिया। दूसरा सेंटेंस सी सेड टू मी यू आर नॉट इन अ गुड कंडीशन। यहाँ पे देखिए सेड टू का टोल्ड, यह पहला फेरफार जो चेंज है वो कर दिया। दूसरा चेंज यहाँ दैट लगा दिया। तीसरा यहाँ यू है तो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है लिसनर के मुताबिक। तो लिसनर मी है तो इसलिए यहाँ पे यू का आई कर दिया, क्योंकि यह सब्जेक्ट की जगह है और सब्जेक्ट की जगह पे मी ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आई लिखा। आर है तो उसका एम इज आर का वॉज वर हमने कहा था तो यहाँ वॉज लिख दिया। क्यों, उसमें हमने ये नहीं कहा था कि एम इज का वॉज और आर की जगह पे वर लिखेंगे, ऐसा नहीं। एम इज आर का वॉज वर हो जाएगा ऐसा हमने कहा था। तभी यहाँ पे देखिए यहाँ यू है इसलिए आर लिखा हुआ है, लेकिन यू की जगह पे अगर आई हो गया तो उसकी जगह पे हम वॉज लिखेंगे। और बाद में नॉट इन गुड कंडीशन तो नॉट इन गुड कंडीशन वैसे ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ तीसरा सेंटेंस है राहुल सेड टू रेहाना आई विल सेंड यू अ मैसेज टुडे। तो सेड टू की जगह पे लिखा टोल्ड, मतलब हो गया राहुल टोल्ड रेहाना, एंड दैट इज द सेकंड चेंज ऑफ कंजक्शन। बाद में यहाँ पे लिखा है आई, मतलब कि फर्स्ट पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वह बोलने वाला जो स्पीकर होता है उसी की ओर से, उसी के मुताबिक बदलेगा। तो यहाँ पे राहुल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही। यहाँ पे अगर रेहाना कोई लेडीज कोई फीमेल नेम होता तो हम यहाँ पे सी लिखते। बराबर। बाद में ये तीसरा चेंज हो गया। अब यहाँ पे लिखा विल सेंड, तो विल सेंड का हमने कर दिया वुड सेंड। मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ब में चेंज करें तब हमको ये याद रखना है कि हर बार हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। जैसे यहाँ विल ये हेल्पिंग वर्ब है और सेंड या मेन वर्ब है, तो विल का वुड हो जाएगा, सेंड नहीं बदलेगा। अगर हमें डायरेक्ट में वुड सेंड दिया हुआ है
तो वुड का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वुड का वुड रखेंगे, तो सेंड का भी कुछ नहीं करना है, सेंड ही रखना है। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब साथ में हो तो हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है, मेन वर्ब नहीं बदलता है। जब हेल्पिंग वर्ब साथ में न हो तभी मेन वर्ब बदलता है, ये याद रखना है। तो यहां हमने लिख दिया ही वुड सेंड। अभी यहां पे यू दिया हुआ है, तो यू बदलेगा लिसनर की ओर से, तो लिसनर रेहाना है, तो रेहाना सी के मुताबिक यहां बन जाएगा हर। क्यों? देखिए दोस्तों, यहां याद रखना है कि यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस है। तो यू यहां पे जब होगा तब सब्जेक्टिव की तरह बदलेगा, और वर्ब के बाद जब होगा तब ऑब्जेक्टिव केस की तरह बदलेगा। मतलब जो रेहाना है उसका हर या ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए इस यू ऑब्जेक्टिव की जगह पे हमने हर ऑब्जेक्टिव लिख दिया। ये याद रखना है, याद रखना है। यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही है, लेकिन उसका प्लेस याद रखना है। प्लेस क्या है? वर्ब के पहले हो तो सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना है। तो हमारा वाक्य बन गया ही वुड सेंड हर अ मैसेज, और टुडे का हमने अदर वर्ड्स दैट डे, ये हमने बना दिया। तो पांचों प्रकार के जो चेंज है, बदल है, इस सेंटेंस में हमने देखे। उसी तरह से ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अभी लास्ट सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए हमने लिखा है हीना सेड टू कम लेस, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अभी देखिए हीना सेड टू, तो हीना टोल्ड कम लेस दैट, ये दो चेंज तो आपको ध्यान में आ गए होंगे। अभी आई लिखा है, तो आई स्पीकर के अनुसार, एंड स्पीकर इज हीना, सो वी विल राइट हियर सी। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा चेंज हमने कर दिया। अभी यहां पे लिखा है डिड नॉट गो। तो दोस्तों मैंने कहा था डिड नॉट गो इज एन एक्सेप्शनल वर्ब इन इनडायरेक्ट, बिकॉज यहाँ वुड सेंड में, विल सेंड में ही मैंने आपको समझाया कि हर बार सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है, लेकिन डिड नॉट गो इज एन एक्सेप्शनल केस इन दैट वे। क्यों? क्योंकि इसमें डीड है, उसका हमको हेड लिखना पड़ेगा, बराबर, और गो जो है उसका गॉन V3 भी लिखना पड़ेगा। मतलब दोनों वर्ब चेंज होते हैं इस केस में, इसीलिए इसको एक्सेप्शनल केस कहा जाता है। ये याद रखना है, ये नेगेटिव में भी होगा या इंट्रोगेटिव में भी होगा, तब याद रखना है, बराबर। सो डिड नॉट गो बिकम, हमने बना दिया हैड नॉट गॉन, और टू स्कूल रख दिया। तो वाक्य बन गया हीना टोल्ड कमलेश दैट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अभी किसी भी टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम इसी प्रकार से बना सकते हैं, ये हमें याद रखना है, बराबर। पैराग्राफ में रिप्लाइड, अगेन रिप्लाइड, एडेड दैट, वह कैसे यूज होता है वो पैराग्राफ में हम देखेंगे, बराबर। ये जब बेसिक चेंज कैसे होता है सेंटेंस में, वो हमने सेंटेंस बना के समझने का प्रयत्न किया। अभी दूसरा सेंटेंस का प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न वाक्य। हमने कहा था प्रश्न वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे प्रश्न वाक्य जिसमें WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्या दोस्तों? तो व्हेन, व्हाट, व्हाई, वूम, वूज, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो इससे जो बने हुए प्रश्न है उसको WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से बने हुए प्रश्न कहे जाते हैं। और ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसमें WH यूज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला ही है आर यू होम, दूसरा डू यू अंडरस्टैंड, तीसरा विल यू हेल्प मी, और लास्ट है डिड यू गिव। ये सभी ऐसे जिसमें WH यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही है व्हाट आर यू डूइंग। एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें WH हमने यूज किया है। तो चलिए पहले देखते हैं किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो हमें या इंट्रोगेशन मार्क है उस पर से भी हमको ध्यान में आ जाएगा, बराबर। तो उसका और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ही सेड टू हर आर यू होम। देखिए आर यू होम, आर यू एट होम, ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन अभी जो बोलने का जो जिस तरह से उसे बोला जाता है अभी, उसमें आर यू होम इतना ही कहते हैं। क्या तुम घर पे हो? तो आर यू एट होम ऐसा नहीं बोलते, आर यू होम इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है he said to her are you home। now this is interrogative sentence, so we used here asked instead of said to, बराबर। he asked her हो गया। अभी दूसरा कंजक्शन लिखना है यहाँ पे जो वाक्य को जुड़ता है, तो हमने लिखा if। अभी ये भी याद रख लेंगे
कि जहां पे WH वाले जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए वहां पे WH लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे वोट वाला सेंटेंस है तो वोट ही कंजक्शन बन गया है। वैसे हाउ मेनी होगा तो हाउ मेनी कंजक्शन बन जाएगा, वो होगा तो वो कंजक्शन बन जाएगा। जो भी WH इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएंगे वो उसके कंजक्शन बन जाएंगे। लेकिन अगर WH इंट्रोगेटिव नहीं है तो इफ और वेदर लिख सकते हैं, लेकिन वेदर के स्पेलिंग में कभी हम मिस्टेक कर देते, इसलिए इफ इज बेटर टू राइट हियर। सो हमने लिखा इफ। अभी इतना दो चेंज हमने कर दिया। पहला हमने said to का आस्क लिखा और बाद में यहां इफ कंजक्शन लिखा। अभी यहां पे क्या प्रश्न है, आर यू होम, ये इंट्रोगेटिव है तो हमको पहले उनका सिंपल बनाना है। यू आर होम, ये सिंपल हो गया। अभी उनका इंट्रोगेटिव करना है तो यू ये सेकंड पर्सन है, किस तरह से बदलेगा, हर की तरफ से, तो इसका हो जाएगा सी, क्योंकि हर का सब्जेक्टिव केस सी है। बराबर, पहले सब्जेक्ट लिखना है, बाद में वर्ब लिखना है। वर्ब आर है तो उसका हमने यहां लिख दिया वॉज, क्योंकि यू के साथ आर लगता है और सी के साथ वॉज आता है, इसीलिए। बराबर, एंड होम ये उसमें तो कोई बदल नहीं है, इसलिए इस तरह से लिखना है और इंट्रोगेशन मार्क छोड़ देना है। बराबर, ये याद रखना है कि इनडायरेक्ट स्पीच के कोई भी वाक्य में कोई भी चिन्ह नहीं लगता है फुल स्टॉप के सिवा। बराबर, जब हम वाक्य इनडायरेक्ट करते हैं तब कोई भी टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो उसमें कोई भी चिन्ह नहीं आता है फुल स्टॉप के सिवा, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स हम नहीं यूज करते हैं। बराबर, तो वाक्य बन गया ही आस्क्ड हर इफ शी वाज होम। अभी दूसरा सेंटेंस है, शी सेड टू हिम डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बराबर, तो उसमें भी हमने सेड टू की जगह पे आस्क लिख दिया। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सभी में सेड टू का आस्क ही लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ कलर इसका नहीं चेंज किया है। बराबर, तो सी आस्क हिम इतना हो गया और इफ भी हो गया क्योंकि WH नहीं है इसलिए। अभी देखिए ये डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक है, तो ये याद रखना है डू, डज और डिड से जो प्रश्न बनते हैं, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डज ही अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, डिड ही अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ऐसे जो भी सेंटेंस बनते हैं उनका हमको पहले एफर्मेटिव बनाना है। तो उनका एफर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये डू, डज या डिड हमें यहां से निकाल देना पड़ेगा। तो ये बन गया उनका एफर्मेटिव। यहां से हमने डू निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ये हो गया। अभी इनका इनडायरेक्ट कर डालो, यू तो उसका हिम की और से हमको ही लिख देंगे यहाँ पे। अंडरस्टैंड ये V1 है तो अंडरस्टूड उसका V2 किया, दिस का दैट किया, टॉपिक ही रख दिया और इंट्रोगेशन मार्क्स निकाल दिया। बराबर, तो वाक्य बन गया सी आस्क्ड हिम इफ ही अंडरस्टूड दैट टॉपिक। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, डू, डज और डिड से अगर प्रश्न है तो उनको हकार बनाने के लिए डू, डज, डिड निकाल देना पड़ेगा। बराबर, डू और डस निकाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंड का हमको अंडरस्टूड V1 का V2 ही लिखना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डीड में याद रखना है, वो हमने आगे भी देखा और यहाँ नीचे जो सेंटेंस दिया है उसमें भी देखेंगे कि अगर डीड वाला प्रश्न वाक्य है तो डीड को निकाल देना है, लेकिन डीड का हेड तो लिखना ही है। ये इस सेंटेंस में हम समझेंगे। तीसरा सेंटेंस है, अंकल सेड टू आंट विल यू हेल्प मी, ऐसा सेंटेंस है। तो अंकल आस्क आंट इफ, वो दो बदल तो हो गए। अभी विल यू हेल्प मी, यू सब्जेक्ट आगे चला जाएगा तो वाक्य बनेगा यू विल हेल्प मी। अभी पहले यू चेंज करना है, यू बदलेगा आंट, लिसनर की ओर से, तो आंट है इसलिए हमने यहां लिखा सी। बराबर, तो यू की जगह पे लिखा सी। अभी विल का हो गया वुड, तो हेल्प का कुछ नहीं बदलेगा, हेल्प ही रहेगा। बराबर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, विल का वुड हो गया। अभी मी ये सब्जेक्ट की तरफ अंकल की तरह बदलेगा तो अंकल ही है, इसलिए यहां पे लिखेंगे हिम, क्योंकि मी ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको यहां भी ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ये याद रखना है। तो वाक्य बन गया अंकल आस्क्ड आंट इफ शी वुड हेल्प हिम। बराबर, अभी चौथा वाक्य देखिए जिसमें WH यूज किया है। तो टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग इज द सेंटेंस। नाउ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, तो सेड टू का पहले आस्क कर दिया, बाद में वोट का वोट लिख दिया, तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं ही लगाना है। तो यहाँ पे WH वोट हमने लिख दिया, यही वोट ही कंजक्शन बन गया।
तो अभी ये इतना ही सोचना है, आर यू डूइंग ही वर्ब है, आर यू डूइंग, सॉरी वर्ब नहीं, आर यू डूइंग ही सेंटेंस है। तो इसका क्या करना है, यू आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर डूइंग। तो यू आर डूइंग का इनडायरेक्ट करेंगे, यू लिसनर के मुताबिक, लिसनर स्टूडेंट है तो हमने यहां लिख दिया ही, तो स्टूडेंट तो ही और सी दोनों हो सकता है, तो सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर। पैराग्राफ हो तो हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट मतलब ही है और सी है, क्या है मतलब मालूम हो जाएगा। अगर नहीं मालूम होता है तो ही और सी दोनों में से एक भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। बाद में एमी सर का वॉस वेयर हो जाता है तो हमने वॉस लिख दिया, बराबर। और डूइंग, वर्ब के चेंज के समय हमने बताया था कि आईएनजी वाले क्रियापद और टू वाले क्रियापद मतलब इन्फिनिटिव, इन दोनों में इनडायरेक्ट में कोई चेंज होता नहीं है, तो डूइंग है उसका डूइंग ही रहेगा, बराबर। तो वाक्य बन गया, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाट ही वाज डूइंग। और लास्ट में जो सेंटेंस है, मानसी सेड टू राहुल, यहाँ पे सेड लिखना रह गया है, मानसी सेड टू राहुल डिड यू गिव द टेस्ट, तो उसका हमने बनाया मानसी आस्क राहुल इफ, बराबर। ये दो चेंज आपको मालूम हो गए होंगे। अब यहाँ पे लिखा डिड यू गिव, तो हमने डिड निकाल दिया और यू से हमने उसकी शुरुआत की, यू का मतलब राहुल, तो हमने यहाँ लिख दिया ई, ही, बराबर। अभी डीड और गिव, डीड और गिव ये दोनों वर्ब है, इसलिए डीड को हमने निकाल दिया, लेकिन डीड का हेड तो हम लिखेंगे ही, गिव का गिवन भी लिखेंगे, और द टेस्ट। सो वाक्य बन गया, मानसी आस्क राहुल इफ ही हैड गिवन द टेस्ट, बराबर। अभी इस पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में बदलते हैं ये समझने का हमने प्रयत्न किया है, बराबर। अभी पार्ट 3 में जब हम मिलेंगे तब पार्ट 3 में हम उसके बाद के जो दो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उनको किस तरह से हम इनडायरेक्ट में करते हैं वो हम सीखेंगे।